जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 5 अप्रैल 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज कुमार जी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो भारत के एक प्रसिद्ध एक्टर मनोज कुमार जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका निधन हुआ है 4 अप्रैल 2025 को। उनका निधन हुआ है 87 साल की उम्र में। दोस्तों, मनोज कुमार जी को भरत कुमार के नाम से भी जाना जाता रहा है, जबकि उनका असली नाम क्या है? हरि कृष्ण गोस्वामी। तो ये सारी जानकारी आप नोट करते जाएं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। उनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1937 को एबटाबाद में। अब ये जो एबटाबाद है ये वर्तमान पाकिस्तान में है। दोस्तों, जो मनोज कुमार जी हैं वो देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते रहे हैं, यानी कि इनके द्वारा ज़्यादातर जो फिल्में की गई हैं वो देशभक्ति फिल्में की गई हैं। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं जैसे उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा मकान। ये सभी बेहद कामयाब फिल्में रही हैं और आपने कई सारी फिल्में इनकी देखी भी होंगी। मनोज कुमार को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले थे। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो कौन है? पद्मश्री। तो ये उन्हें 1992 में मिला था। 2016 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस करते हैं, जैसे मनोज भारती राजा के निधन हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक रहे हैं। जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है, जो कि अमेरिका के मुक्केबाज थे, उन्हें आप यहाँ भी देख सकते हैं। नवीन चावला का निधन हुआ है, यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। लतिका कट्ट का भी निधन हुआ है, जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार रही हैं। डॉक्टर के रामचंद्र का निधन हुआ है, यह एरो स्पेस इंजीनियर थे। पी जयचंद्रन का निधन हुआ है, जो कि मशहूर गायक थे। राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ है, जो कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार माने जाते रहे हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, जो कि भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में जापान के ओसामू सुजुकी का भी निधन हुआ है, जो कि सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में दोस्तों मोहसिन नकवी एसीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इसे बोला जाता है और एसीसी का काम होता है जो एशिया में क्रिकेट खेली जाती है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो उसके चेयरमैन कौन बने हैं? मोहसिन नकवी बने हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में मोहसिन नकवी। तो उन्हें अभी हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। दोस्तों, मोहसिन नकवी का जो कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा, वो 2 साल का होगा। उन्होंने एसीसी के चेयरमैन के रूप में किसका स्थान लिया है? तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सम्मी सिल्वा जी, उनका स्थान लिया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो मोहसिन नकवी हैं इनकी अध्यक्षता में 2025 में भारत में एशिया कप आयोजित किया जाना है और 2027 में एशिया कप का आयोजन बांग्लादेश में किया जाना है। बात करते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद की यानी एसीसी की। तो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। तो एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देने के लिए और इसको विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके मेंबर कितने हैं? 30। इसके जो मूल सदस्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लो। अब हम खेल संगठनों के प्रमुख डिस्कस करेंगे। जैसे आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जय शाह, जो कि इंडिया के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को, जो कि ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। और फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, जो कि इटली स्विट्जरलैंड के हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, ये 36वें नंबर के हैं। बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? गौतम गंभीर। और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। इसके अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया
के अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य के चपाता मिर्च को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो वारंगल क्षेत्र में ये चपाता मिर्च पाया जाता है, जो कि अपने लाल रंग और कम तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों तेलंगाना स्टेट में अब 18 जीआई टैग हो गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जीआई टैग किस स्टेट में है, तो ये है यूपी में। यूपी में कितने हैं दोस्तों? 79। और फिर इसके बाद कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर 69 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जानकारी भी आप नोट कर लें। हाल ही में कुछ जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे पनरुति काजू को दिया गया है, यह तमिलनाडु से संबंधित है। और पुलियान कुडी एसिड लाइम को दिया गया है, ये तमिलनाडु में है। और विरुधुनगर साबा वथल को दिया गया है, जो कि सूखी लाल मिर्च है, ये तमिलनाडु में है। और चेट्टीकुलम छोटा प्याज को दिया गया है, ये भी तमिलनाडु में है। रामानाडु चिथिराइकर राइस, ये तमिलनाडु से संबंधित है। और कुंभकोणम पान पत्ता, जिसे हमने कल डिस्कस किया था, ये तमिलनाडु से है। और थोबलई फूलों की माला, ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। तो इन सभी को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भी जीआई टैग मिला है, ये गुजरात से संबंधित है। घरचोला हस्तशिल्प, ये भी गुजरात से संबंधित है। और वर्जिन नारियल तेल, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। इन सभी को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका थाईलैंड में। तो 2025 का जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, ये थाईलैंड में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 4 से 6 अप्रैल 2025 तक किया गया है। दोस्तों, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस, रिजिलेंट एंड ओपन, यानी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में बैंकॉक विजन 2030 को भी अपनाया गया है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगतार्न सिनाबात्रा ने। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में कौन कौन से लीडर शामिल हुए हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैटोंगतार्न सिनाबात्रा शामिल हुई थी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस शामिल हुए थे। और भूटान के प्रधानमंत्री सैरिंग टोब्गे और म्यांमार के प्रधानमंत्री मिन आंग हलांग शामिल हुए थे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शामिल हुए थे। बात करते हैं बिम्स्टेक की। तो दोस्तों, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना का विचार आया था सबसे पहले 1994 में। तो थाईलैंड के पूर्व विदेश मंत्री थे थानात खमनन, तो उनके माइंड में बिम्स्टेक बनाने का विचार आया था 1994 में। और दोस्तों, फिर इसके बाद बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी। और बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी से सटे हुए 7 देश शामिल हैं। तो ये 7 देश कौन कौन हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिम्स्टेक के वर्तमान में महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे। और वर्तमान अध्यक्ष है थाईलैंड। बिम्स्टेक देशों की आबादी कितनी है? 180 करोड़। बिम्स्टेक देशों की जीडीपी कितनी है? 3.74 लाख करोड़ रुपए की। बिम्स्टेक का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 में भारतीय रेलवे द्वारा कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया गया है? तो रेलवे में जो लोकोमोटिव होते हैं, उनका प्रोडक्शन कितना हुआ है 2024-25 में? आंसर हो जाएगा 1681। तो भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने लोकोमोटिव यानी इंजन और कोचों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर किया है। भारतीय रेलवे के अनुसार 2024-25 में 1681 इंजन और 7134 कोच का प्रोडक्शन किया गया है। आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो लोकोमोटिव विनिर्माण इकाइयां हैं, यानी इंजन बनाने के जो कारखाने हैं, वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क है चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में। फिर है बनारस लोकोमोटिव वर्क,
ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला पंजाब में है। इसके अलावा मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री है बिहार के मधेपुरा में। और वेवटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड है बिहार के सारण जिले के मरहोरा में। और भारत में कोच कहाँ बनाए जाते हैं रेलवे के, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला पंजाब में, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मॉडर्न कोच फैक्ट्री है रायबरेली उत्तर प्रदेश में, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये लॉन्च पैड स्थापित किया जाएगा श्रीहरिकोटा में। तो इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3,984.86 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। यानी कि इतना बजट रखा गया है ये लॉन्च पैड बनाने के लिए। लॉन्च पैड ऐसा स्थान होता है जहां से ये रॉकेट लॉन्च की जाती है। तो तीसरा लॉन्च पैड बनना है श्रीहरिकोटा में। दोस्तों, इसरो को ये नया लॉन्च पैड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, चलिए इसको समझते हैं। तो इसरो अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बना रहा है, यानी जिसे अब NGL भी बोला जाएगा। तो ये बहुत ही वजनी है, यानी 1000 टन वजनी है और 90 मीटर ऊंचा है। तो अभी जो भारत के पास इसरो के पास लॉन्च पैड हैं वो इतने वजनी रॉकेट को नहीं लॉन्च कर पाएंगे। तो अब एक नया लॉन्च पैड बनाया जा रहा है जहां पर 1000 टन से ज़्यादा के जो व्हीकल होंगे उनको भी लॉन्च किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो इसरो ने अपने 100वें मिशन में NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को 29 जनवरी 2025 को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। जापान ने मिचिबिकी 6 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग और अनडॉकिंग भी कर ली है। 19 नवंबर 2024 को भारत ने GSAT-20 संचार उपग्रह को एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी से लॉन्च किया है। और भारत के द्वारा नेपाल में निर्मित मुनाल सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। असम राज्य सरकार के द्वारा अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा असम सैट। इसरो की भी बात करते हैं तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक भी बोलते हैं। मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 18वीं शताब्दी के रामायण भित्ति चित्रों को दर्शाते हुए एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं। तो थाईलैंड की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी यात्रा को चिन्हित करने के लिए, यादगार बनाने के लिए 18वीं शताब्दी के रामायण भित्ति चित्रों को दर्शाते हुए एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये डाक टिकट जारी किया गया था तो ये है थाईलैंड की PM और ये है भारत के PM। तो प्रधानमंत्री मोदी को थाई प्रधानमंत्री यानी थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न सिनावात्रा ने पाली में बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक का एक विशेष संस्करण भी भेंट किया है। इसके अलावा भारत और थाईलैंड के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, हस्तशिल्प और हथकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 6 समझौते हुए हैं। बात करते हैं थाईलैंड की। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बाहत यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर हैं पैतोंगतार्न सिनावात्रा। दोस्तों, ये है म्यांमार और ये है थाईलैंड। और म्यांमार जो है वो भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि थाईलैंड कितनी दूर है भारत से, यानी कि लगभग पड़ोसी ही है, लेकिन उसकी डायरेक्ट सीमा नहीं लगती है हमसे। अगला क्वेश्चन है, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में रसिया के द्वारा जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं जिरकॉन मिसाइल की। तो यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी जो गति है वो ध्वनि की गति से 9 गुना अधिक है। इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर यानी 625 मील। इसका उपयोग समुद्र से संचालित होने वाली मिसाइल के रूप में किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है हाइपरसोनिक की। तो हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या होती हैं इसको समझ लेते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें होती हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना
से अधिक की चाल से चलती हैं और उन्हें ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी मिसाइलों को हम हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। तो जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे अभी हाल ही में रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। रसिया की बात करें तो कैपिटल इसकी मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। पीएम है मिखाइल मिशुस्टिन। रूबल यहाँ की करेंसी है और रूस की संसद को हम ड्यूमा बोलते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? आंसर हो जाएगा 26%। तो दोस्तों 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अब ये टैरिफ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो टैरिफ को हम सीमा शुल्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रकार का टैक्स है जो किसी देश द्वारा अन्य देशों से इंपोर्ट किए गए वस्तुओं पर लगाया जाता है। जैसे भारत इंपोर्ट करता है जो चीज़ अमेरिका से, उस पर टैरिफ लगाता है, और अमेरिका जिन चीज़ों को इंपोर्ट करता है इंडिया से, उन पर यह टैरिफ लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा है कि भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। भारत के अलावा अमेरिका ने कई और देशों पर टैरिफ लगाया है, जैसे चाइना पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया है। ये जो टैरिफ है या ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है या फिर जैसे को तैसा टैरिफ है, ये 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो जैसा टैरिफ हमें लगाएगा हम उसको वैसा ही टैरिफ लगाएंगे। इसे रेसिप्रोकल टैरिफ बोला जाता है। तो यही टैरिफ लगाया है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना या पीएम अजय के तहत कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है? 4991। तो वर्ष 2024-25 में अजय योजना के तहत 4991 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना या पीएम अजय योजना है, यह 2021-22 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति यानी एससी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति बहुल गांवों का समग्र विकास किया जाता है, यानी ऐसे गांव जहां पर अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा है उनका डेवलपमेंट किया जाता है इस योजना के तहत। लेकिन इसके लिए उस गांव में जो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या है वो 40% से अधिक होनी चाहिए और उस गांव की कुल जनसंख्या 500 से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है उसमें आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। उसके लिए आपको जाना कहाँ है? कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर। जब इस ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर जाकर के आप ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 300। यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, अर्जुन 300 करना है तो आपको इस कोर्स पर 300 रुपये की छूट भी मिल जाएगी। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 2 साल की। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। जैसे मार्च की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है तो आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक भी मिल जाएगी जो कि करंट अफेयर्स के MCQs होंगे। तो ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा, जहां पर आप हर महीने मंथली करंट अफेयर्स की बुक को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आनंद, गुजरात में। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए हैं? थाईलैंड। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? शिव सुब्रमण्यम रमन। और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट की भारत यात्रा के दौरान भारत और चिली के बीच कितने एग्रीमेंट हुए हैं? 4। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? निखिल सिंघल को।
कुंभकोणम पान पत्ता और थोबलई फूलों की माला का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 को किसने जीता है? रजनीगंधा अचीवर्स ने। और किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार से कच्चा दिबू द्वीप समझौते पर पुनः विचार करके श्रीलंका को वापस करने का आग्रह किया है? तमिलनाडु। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है? 6। फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? राजस्थान। उत्तम चावल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम सिखों के 10 गुरु डिस्कस करेंगे। तो पहले हैं गुरु नानक देव, जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं। दूसरे हैं गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। और तीसरे हैं गुरु अमरदास, इन्होंने लंगर को सिख धर्म का अभिन्न अंग बनाया था। और चौथे हैं गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। पांचवें हैं गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। छठे हैं गुरु हरगोबिंद, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सातवें हैं गुरु हरराय। आठवें हैं गुरु हरिकिशन। और 9वें हैं गुरु तेग बहादुर। और 10वें हैं गुरु गोबिंद सिंह, जो कि अंतिम गुरु थे। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1935 बताया हुआ है। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आज आपके लिए क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ई बुक वाले सेक्शन पर जीके जीएस की ई बुक भी मिल जाएगी, जिसमें जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको पिक्चर के सहित बताया गया है। दोस्तों, ऐप पर अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएं, आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे।